ओके। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट में जैसे जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इस पे 4 हाइपर कंजुगेशन है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट साइड में चला जाए तो इस केस में रेजोनेंस इफेक्ट मिल जाएगा। बट अगर राइट साइड में चला जाए तो इसको ऑक्सीजन के लोन पेयर वाले पार्ट का प्लस एम इफेक्ट मिल जाएगा। तो अगर अपने कार्बोकैटायन के ऊपर प्लस एम इफेक्ट का ऑप्शन है तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है हम लोग उस साइड भेज देंगे जहाँ ज़्यादा स्टेबिलिटी है, क्योंकि एक चीज़ सोच के देखो, अगर इस पॉजिटिव चार्ज को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कराए तो भी हाइड्राइड शिफ्ट होगा, अगर इसको राइट साइड में शिफ्ट कराए तो भी यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट ही होगा। तो दोनों में से कहीं भी जाएंगे शिफ्टिंग तो हाइड्राइड शिफ्ट का ही हो रहा है। तो फिर ज़्यादा बेटर क्या है कि हम लोग उस साइड चले जाए जहाँ ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रहा है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सेम होने की वजह से फिर हम लोग किसी भी एक साइड चले जाए तो अपना काम हो जा रहा है। तो इसलिए हम लोग आराम से प्लस एम ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा पॉजिटिव चार्ज को, इस वजह से अपने पॉजिटिव चार्ज को लेफ्ट की तरफ मूव ना करा के राइट की तरफ मूव कराएंगे। और जब मूवमेंट कराना होगा तो सिंपली यहाँ का हाइड्रोजन वाला पार्ट अपने कार्बन पे शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में चला जाएगा। इसका मतलब 1,2 एच शिफ्ट वर्ड मेंशन कर सकते हैं। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सर जाएगा। यहाँ डिग्री ऑफ कार्बन से रिलेट नहीं करेंगे? डिग्री ऑफ कार्बन लास्ट क्लास में बोला था ना कि डिग्री ऑफ कार्बन हम लोग तब बोला करते हैं जब प्लस में रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होता है। जो बोले थे कि हाँ। नहीं बोले थे? हाँ सर। तो फिर अब तो रिकॉर्डिंग भी है, घर में गाना सुनने की वजह ना कान में ईयरफोन लगा करके रिकॉर्डिंग सुनते रहना, ऐसे पॉडकास्ट चलता रहेगा, याद आ जाएगा अच्छा ये भी होता है ये भी होता है, 4 बार सुन अभिषेक सर लो। से बात हुआ तो सर पूरा कोशिश किए लेकिन पता नहीं चल पाया, तो सर बोले कि आपसे ना ग्रुप में भी लिंक ही भेज देंगे तो तुमको। आज भेजे ही है शायद से, हम लोग बात किए भी थी, इसी चीज़ का डिस्कशन हुआ था कल कि हाँ। तुम लोग का एक हम लोग असाइनमेंट का और ये लेक्चर का इस चीज़ का चैनल डाल देंगे। तो रेगुलरली जो असाइनमेंट और लेक्चर्स वगैरह है या फिर नोट्स है सीधा उसी ग्रुप में डाल दिया करेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। तो तुम लोगों को कंफ्यूजन नहीं, मतलब पर डे के हिसाब से उसमें सारी चीज़ें रहेंगी। लिंक है और लिंक को तो हम लोग खैर एक बार डिलीट भी कर दिया करेंगे, जैसे ही तुम्हारा लेक्चर हो गया तो पुराना लिंक सब काम का नहीं है, तो एक ही दिन सारा का सारा लिंक डिलीट कर दिया। बट उसमें सारे लेक्चर नोट्स और उसी के बाद रात में जैसे ही हम लोग का यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड हो गया तो वो सारा का सारा ये क्या बोलते हैं तुम्हारा वीडियो का लिंक उसी चैनल में डाल देंगे, ताकि तुम लोग वहीं से सीधा का सीधा यूट्यूब चैनल के थ्रू काम कर पाओ। ठीक है? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया सुधांशु? यस सर। 7 नंबर में कोई डाउट है किसी को तो पूछो। 8 नंबर में डाउट है किसी को तो पूछो। 9 नंबर। यस सर। 9 नंबर में डाउट है। 9 नंबर अच्छा सवाल भी है, होना चाहिए था मेरे हिसाब से। सबसे पहला पार्ट, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन का डिग्री 2 है और कोई रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा। इसके राइट साइड में 1 डिग्री कार्बन है और लेफ्ट साइड वाले पार्ट में 4 डिग्री कार्बन है। तो अगर हम लोगों के 2 डिग्री वाले पार्ट के बगल में 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन है तो हम लोग का शिफ्टिंग होगा ग्रुप का, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। रेजोनेंस और प्लस एम इफेक्ट नहीं है तो आराम से शिफ्टिंग होगा। तो तीनों इथाइल ग्रुप है, इसका मतलब आराम से हम लोग का जो इथाइल ग्रुप वाला पार्ट है उसको यहाँ पे शिफ्ट करा सकते हैं, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और पॉजिटिव चार्ज बगल वाले कार्बन के ऊपर जाएगा। तो यहाँ से जब शिफ्टिंग होगा अपना, तो जिस कार्बन के ऊपर हम लोग पॉजिटिव चार्ज को डाल रहे हैं, मतलब जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जाना है और इस कार्बन से इथाइल ग्रुप उठ करके राइट साइड में जाना है। तो 3 में से हम लोग एक इथाइल को राइट साइड में डाल दिए, बचा 2 इथाइल। और बगल वाले कार्बन के ऊपर एक तो हम लोग के पास हाइड्रोजन है, दूसरा हम लोग के पास CH3 है और तीसरा इस पे एक इथाइल ग्रुप वाला पार्ट शिफ्ट होकर के आ गया है। तो इस पे हम लोग इथाइल ग्रुप वाला पार्ट आराम से प्लेस करते हुए काम, एक मिनट, इस पे हम लोग इथाइल ग्रुप वाले पार्ट को प्लेस करते हुए आराम से काम कर सकते हैं। बट एक चीज़ देखो, जैसे मान लो कि जो हम लोग का कार्बन का स्ट्रक्चर दे रखा है, इस कार्बन पे अगर हम लोग हाइपर कंजुएशन काउंट करें तो कितना हाइपर कंजुएशन होगा? तो इथाइल का मतलब होता है C2H5, C2H5 का मतलब हो गया CH2 के साथ CH3। तो हाइपर कंजुएशन में 2 ही हाइड्रोजन होगा, नीचे भी 2 ही हाइड्रोजन होगा और यहाँ राइट साइड में 1 हाइड्रोजन है। तो टोटल मिला के इस कार्बन के ऊपर हम लोगों को 5 हाइपर कंजुएशन मिल रहा है। लेकिन अगर मान लो हम लोग इस पॉजिटिव चार्ज को फिर से राइट साइड में शिफ्ट कर दे, इसको उठा के यहाँ डाल दें, मान लेते हैं, क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है 3 डिग्री है, इसके जस्ट बगल वाले पार्ट में यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन, नीचे 2 डिग्री कार्बन और यहाँ राइट साइड में 3 डिग्री। तो 2 डिग्री पे तो शिफ्टिंग नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोग के राइट साइड वाले पार्ट में शिफ्टिंग पॉसिबल है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन है। तो 3 डिग्री के बगल में अगर 3 डिग्री है तो ये चेक कर लेना कि हाइपर कंजुएशन या ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो अगर हम लोग इस चीज़ को चेक करें तो इसे कार्बन के ऊपर हम लोग का एक इथाइल ग्रुप है, दूसरा एक और इथाइल ग्रुप है
और अगर हम लोग इसको अपने बगल वाले कार्बन पे डालते हैं तो इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज को अगर डालेंगे तो आइदर इस हाइड्रोजन ग्रुप को उठा के बगल पे डालना पड़ेगा, या मिथाइल ग्रुप को उठा के इस कार्बन पे डालना पड़ेगा, या फिर इथाइल ग्रुप को डालना पड़ेगा। लेकिन अगर अपना पॉजिटिव चार्ज कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 2 पे शिफ्ट हो रहा, तो इस सेकेंड कार्बन पे जो 3 ग्रुप्स है उसमें से किसी एक उठा करके हम लोग को पहले कार्बन पे डालना पड़ेगा। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन वाले पार्ट का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा होता है, मतलब जब हम लोग का पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा तो इस केस में हम लोग के हाइड्रोजन को उठा के बगल वाले कार्बन पे डालना है। तो पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ आ गया, हाइड्रोजन बगल वाले कार्बन पे चला गया, और इससे बचा हम लोग का एक CH3 मिथाइल ग्रुप और दूसरा इथाइल ग्रुप। अब अगर हाइपर कंजुगेशन कंसिडर करें दूसरे स्ट्रक्चर में, तो पॉजिटिव चार्ज से अटैच्ड कार्बन के ऊपर 3 हाइपर कंजुगेशन, नीचे वाले पार्ट में 2 हाइपर कंजुगेशन और यहाँ पे 1 हाइपर कंजुगेशन। इसका मतलब टोटल मिला के 6 हाइपर कंजुगेशन है। तो पहले वाले केस में 5 हाइपर कंजुगेशन, दूसरे वाले केस में 6 हाइपर कंजुगेशन। तो ऑब्वियस सी बात है सेकेंड वाला पार्ट ज़्यादा स्टेबल है। तो डिग्री सेम होते हुए भी अगर हम लोग का स्टेबिलिटी वाला पार्ट इंक्रीज कर रहा है तो हम लोग आराम से हाइड्राइड शिफ्ट कैरी आउट करते हुए काम कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा सकते हैं। तो हम लोग का ये कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हुआ, फिर उसके बाद रीअरेंजमेंट होने के बाद जो प्रोडक्ट बना उसमें हम लोग शिफ्ट वापस से रीअरेंजमेंट करा करके ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये अपना फाइनल स्ट्रक्चर निकल के आएगा। ऊपर यही दिख रहा है, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसमें एक इथाइल, मिथाइल, बगल वाले पे 2 इथाइल और एक H, ये नीचे का स्ट्रक्चर मेंशन कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ऐसा कोई ज़रूरी रूल नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा एक डायरेक्शन में जाएगा तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, जाके पीछे भी आ सकता है। तो जैसे यहाँ से पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट में गया लेकिन फिर से पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में आ गया। बेसिकली हम लोग को स्टेबिलिटी से मतलब रखना है, लेफ्ट राइट दिस दैट कोई एक्स्ट्रा एग्जाम्पल इसमें यूज़ नहीं करना होगा अपने को। नोट कर लो इस चीज़ को, स्टार मार्क करके रखना है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या मतलब थोड़ा यूनिक है, ध्यान रखने लायक क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन के डिस्कशन वाले पार्ट पे आते हैं। एक बार क्वेश्चन हम लोग को सारा सेव कर लेने दो। सर इसमें से कुछ कुछ निहार से डिस्कस कर दिए थे। ओके, कौन कौन से डिस्कस कर चुके हैं? ये सब ऊपर वाला डिस्कशन हो चुका है क्या? स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर, ऊपर वाला हो चुका है। ये हो चुका है? हाँ सर। 1 मिनट रुक जाओ, डाउनलोड कर लेने दो। चलो बोलते जाना जो जो क्वेश्चन डिस्कस नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन सर हम क्वेश्चन नंबर बता देते हैं, एक सेकंड। बोलो। सर 73, 92, 164। 1 मिनट 73 क्वेश्चन नंबर तो सेव कर लेने दो। ठीक है, 1 मिनट। हाँ 73, 92, 164। 164। ठीक है, और कोई क्वेश्चन इसके आगे? बाकी जिनका जो डाउट होगा उतना बोलते जाना। 152 में किसी को कोई डाउट है? 146, 140, 136। 136। चलो 136 वाले पार्ट को सेव कर लेते हैं। और 131। ये हो गया था। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, 1 मिनट।
चलो क्वेश्चन नंबर 92 वाले पार्ट का डिस्कशन कर लेते हैं पहले। एक मिनट। The reduction electrode potential of एक मिनट the reduction electrode potential E of 0.1 molar solution of M plus ion is। यार बहुत सिंपल सवाल नहीं है क्या? एक तो सवाल में हम लोगों को क्या कंपेयर करने बोला है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला पार्ट, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में केवल एम प्लस आयन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसमें भी केवल रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर करने बोला है। तो अगर मान लो कि हम लोगों को रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर करने बोलेगा तो हम लोग ऐसा आराम से लिख नहीं सकते क्या नस्ट इक्वेशन के हिसाब से। ये जैसे पहला चीज़ तो ये कि अगर रिडक्शन लिखना है तो हम लोग को जो इक्वेशन है वो भी रिडक्शन का लिखना पड़ेगा। अपने पास दो ऑप्शन है, आइदर m प्लस से m में जा सकते हैं या फिर m से m प्लस में जा सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ ये कि इस प्रोसेस में रिडक्शन कौन सा है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है इसका मतलब ऑक्सीडेशन होता है, तो ऊपर वाला पार्ट रिडक्शन है, इसका मतलब ये ऊपर वाला इक्वेशन लिखा। और इस चीज़ को जब लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन के साथ लिखना होगा, तो m प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और सामने वाले पार्ट में हम लोग आराम से m का फॉर्मेशन करा सकते हैं। उसके बाद बोला है m प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 मोलर के बराबर है, ठीक है। और इसके बाद ई नोट का वैल्यू दे रखा है, ई नोट वाला पार्ट -2.36 वोल्ट के बराबर। तो जो अपना रिडक्शन पोटेंशियल है नस्ट इक्वेशन वाले पार्ट में, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस हम लोग ये क्या बोलते हैं जो हाफ सेल रिएक्शन होता है उसके वैल्यू वाले पार्ट की बात करते हैं, 0.06 अपॉन एन या 0.059, एक मिनट 0.059 डिवाइडेड बाई एन, और उसके वाला अलावा लॉग क्यू वाला पार्ट होना चाहिए। तो अगर m प्लस और यहाँ m है तो मेटल वाला पार्ट तो नॉर्मली सॉलिड के फॉर्म में होगा। तो जब हम लोग इस इक्वेशन वाले पार्ट के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला पार्ट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग इक्विलिब्रियम पे नहीं है, इसका मतलब क्यू के फॉर्मेट में इसी चीज़ को लिखेंगे, और सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, इसका मतलब ये अपने काम का नहीं है। और नीचे जो मेटल आयन वाला पार्ट है, इस मेटल आयन वाले पार्ट का कंसंट्रेशन अपना 0.1 के बराबर दे रखा। तो इस क्यू वाले एक्सप्रेशन में हम लोग आराम से 1 अपॉन कंसंट्रेशन वाला पार्ट 0.1 के बराबर कंसिडर कर सकते हैं, 1 अपॉन 0.1। तो यहाँ से जो 0.1 है ये चीज़ ऊपर जाएगा, अगर मतलब 10 टू द पावर -1 है बेसिकली, 10 टू द पावर -1 वाला पार्ट ऊपर जाएगा तो +1 में कन्वर्ट होगा, और जब +1 में कन्वर्ट होगा तो किसी काम का नहीं रहेगा, बाहर माइनस है, log 10 वाला पार्ट 1 के ही बराबर निकल के आना है। तो उसके हिसाब से अपना n का वैल्यू कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि एक्सचेंज हुआ 1 के बराबर है, इसका मतलब n वाला पार्ट 1 के बराबर है। तो एक्सप्रेशन में ई नॉट सेल कितना दे रखा है सवाल में, -2.36, और इसमें दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल ही, ठीक है। तो इस केस में हम लोग का -2.36 -0.059, एन वाला पार्ट 1 के बराबर है, और log 10 टू द पावर -1 ये भी 1 के बराबर हो गया। तो 2.36 -0.059 सेम साइन है, तो इसका मतलब हो जाएगा 2.4 समथिंग, 2.419, 2.419। ऑप्शन 1 वाला पार्ट आंसर कंसिडर कर सकते हैं। ये तो बनने लायक सवाल है यार, मतलब बहुत सिंपल टाइप का ये सवाल है। फिर इसका कुछ आंसर दूसरा दे रखा था। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, एक बार आंसर देख लेना, अगर आंसर कुछ और दे रखा होगा तो आंसर में करेक्शन कर लेंगे, बाकी आंसर 2.41 के बराबर ही रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 वाला पार्ट, तो क्वेश्चन नंबर 73 वाले पार्ट को अगर कंसिडर करेंगे, ईच ऑफ द 3 मेटल्स x, y एंड z वेर पुट इन टर्न्स इनटू एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द अदर 2, ठीक है। x प्लस सॉल्ट ऑफ y और z y प्लस सॉल्ट ऑफ x बना रहा। अरे नालायक आदमी, किसका डाउट है? सुधांशु तेरा डाउट है ना? यस सर। शर्म आ रहा है और डाउट पूछते वक्त? 10th क्लास में ऐसा रिएक्शन नहीं पढ़ा है क्या? बस हम बोलते जा रहे रिएक्शन को। तुम लोग हमेशा ना मतलब थोड़ा हाई फाई टाइप से सोचने की कोशिश करता है। 10th क्लास 9th क्लास की बहुत सारे बेसिक चीज़ें अपने काम में आती है, उन सब चीज़ों को ध्यान रखना होता है। जैसे मान लो इस सवाल को छोड़ो, बस नीचे जो सवाल दे रहे इसकी बात करते हैं। तो यहाँ से ZnSO4 प्लस
कॉपर हो गया, और FeSO4 प्लस जिंक सामने वाले पार्ट में ZnSO4 हो गया प्लस Fe। यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं हम लोग? सर हो जाएगा, छोड़ दीजिए। रिएक्टिविटी निकाल सकते हैं, तो नीचे वाले पार्ट में उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 136 वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें तो उस केस में द फॉलोइंग फैक्ट्स आर अवेलेबल: 2x minus plus y2 gives y minus plus x2, 2w minus plus y2 gives no reaction, 2z minus plus x2 gives ये भी नहीं बनेगा क्या? पहले एक चीज़ बताओ, इसके हिसाब से एलिमेंट का रिएक्टिविटी बताओ कि एलिमेंट का रिएक्टिविटी एग्जैक्टली क्या है। कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा सबसे लेस रिएक्टिव है, बस ये एलिमेंट का रिएक्टिविटी कंपेयर करके बताओ। केवल रिएक्शन को देखो, नीचे वाले पार्ट को छोड़ो। और रिएक्टिविटी अगर कंपेयर करना है तो आइदर ऑक्सीडेशन के टर्म में रिएक्टिविटी बताओ या रिडक्शन के टर्म में, दोनों मत सोचना। अगर ऑक्सीडेशन कराना है तो ऑक्सीडेशन देखो, जैसे x माइनस है, x माइनस वाला पार्ट x2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो जीरो में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है इसका मतलब x माइनस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब x माइनस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सामने वाले का रिडक्शन होगा ही होगा। और 10th क्लास में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा था। जो भी एलिमेंट्स या जो भी कंपाउंड सामने वाले का ऑक्सीडेशन कराते हैं उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और सामने वाले का अगर रिडक्शन कराते हैं तो उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। और जब सामने वाले का रिडक्शन कराएगा तो खुद ऑक्सीडाइज होगा। तो बेसिकली x माइनस वाला पार्ट अगर y2 के साथ रिएक्शन कर रहा है तब उस केस में, और हम लोग को यहाँ हर जगह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंपेयर भी करना है, W माइनस से लेके W, y माइनस से लेके y, मतलब हर जगह हम लोग को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही कंपेयर करना है। तो हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में ही काम कर रहे हैं। तो ये पार्ट सामने वाले का रिडक्शन करा रहा है, इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है, ऐसा बोलते चल रहे हैं हम लोग। तो हम लोग सामने वाले को कितना ज़्यादा रिड्यूस कराने की टेंडेंसी है इसकी बात कर रहे हैं, मतलब खुद कितना ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है इसकी बात कर रहे हैं बेसिकली। ये चीज़ शायद ध्यान होगा, जैसे रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जितना ज़्यादा होता है, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, इस सिंपल लैंग्वेज में ध्यान रखना। और इसमें रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब प्लस माइनस सब कुछ। रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जितना ज़्यादा होता है टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड उतना ही ज़्यादा होता है। और अगर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस ज़्यादा है तो उसका मतलब जो हम बेटर मतलब ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी है वो उतना ही ज़्यादा होता चला जाएगा। मतलब जो खुद को ज़्यादा रिड्यूस करेगा हम लोगों को सामने वाले को ज़्यादा ऑक्सीडाइज करेगा। तो एग्जैक्टली हम लोग उल्टा कंसिडरेशन इसमें ले सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की जगह पे हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाले पार्ट में ले सकते हैं। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो इस केस में ऐसा लिख देते हैं ई ऑक्सीडेशन। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा इसका मतलब टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड ये चीज़ ज़्यादा होगा। और अगर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है मतलब सामने वाले को रिड्यूस ज़्यादा करेगा, तो इस केस में बेटर रिड्यूसिंग एजेंट वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोगों को बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन के हिसाब से ये देखना है कि कौन सा पार्ट ज़्यादा रिएक्टिव है और सामने वाले को रिड्यूस करा पा रहा है। जैसे यहाँ दिखा कि x माइनस वाई टू वाले पार्ट को रिड्यूस करा पा रहा है, जबकि w माइनस वाई टू वाले पार्ट को रिड्यूस नहीं करा पा रहा, मतलब w माइनस अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। उल्टा रिएक्शन फिजिबल होता अगर हम लोग का ऐसा रिएक्शन होता कि w माइनस वाले पार्ट का रिएक्शन हम लोग y माइनस का रिएक्शन w2 के साथ करा रहे हैं, तो वहाँ से हम लोगों को w माइनस प्लस y2 का फॉर्मेशन मिलता। तो y माइनस वाला पार्ट ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ऐसा हम लोग बोल सकते थे। तो यहाँ से कंपैरिजन करना शुरू करो। बाकी फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन देख रखा है तुम लोगों ने। हमेशा जब भी सवाल लेगा तो इस दो बेसिक पार्ट का ध्यान रखना, और उसमें रिएक्शन वाले पार्ट में बस ये देखना कि इन रिएक्शन में फिजिबल रिएक्शन के हिसाब से रिएक्टिविटी क्या है। अगर रिएक्टिविटी मालूम पड़ गया तो आएगा, कंपैरिजन आसानी से मालूम पड़ रहा है। यहाँ एक चीज़ देख के पता चल रहा है कि x माइनस वाला पार्ट y को रिड्यूस कर रहा है और z माइनस वाला पार्ट x को भी रिड्यूस कर रहा है। तो अगर हम लोग ऐसा बोलें कि जैसे हम लोग अभी ऊपर रिएक्शन लिखे थे कि जिंक सॉरी आयरन वाला जो पार्ट है, आयरन वाला पार्ट कॉपर को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है।
पहला चीज। और दूसरा, हम लोगों का जिंक वाला पार्ट आयरन को भी रिड्यूस कर रहा है। तो ऑब्वियस बात है कि जिंक वाला पार्ट कॉपर को भी रिड्यूस करेगा। सिमिलर टाइप का चीज़ है। एक्स माइनस वाला पार्ट वाई टू को रिड्यूस कर रहा है और जेड माइनस वाला पार्ट एक्स को भी रिड्यूस कर रहा है। इसका मतलब जेड माइनस वाई टू को भी रिड्यूस करेगा। तो वाई जेड माइनस से जेड टू में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी काफ़ी हाई है, ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। ये हम लोग कंपैरिजन करने का एक नॉर्मल सा तरीका होगा। जबकि डब्लू वाला पार्ट इसको रिड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो अब इसको ऐसा समझो कि एक्स वाला पार्ट वाई टू को रिड्यूस कर रहा था, बट डब्लू वाला पार्ट वाई टू को रिड्यूस नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है कि डब्लू वाला पार्ट एक्स टू को भी रिड्यूस नहीं कर पाएगा और हम लोग का जेड टू को भी रिड्यूस नहीं कर पाएगा। उसको सबसे लास्ट में रखेंगे हम लोग आराम से। क्वेश्चन नंबर 136 के बाद और कोई डाउट? अच्छा हाँ, 164 वाला पार्ट है एक। द हाइएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन इज। एक चीज बताओ, बस एक छोटा सा सवाल है कि कंडक्टिविटी कैसे कंपेयर करते हैं हम लोग? फिर उसका मतलब चलो कंडक्टिविटी भी छोड़ो, करंट का फ्लो क्यों होता है कंपाउंड के अंदर? एक एक्वा सॉल्यूशन के अंदर करंट क्यों फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो की वजह से। इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से एक सॉल्यूशन के अंदर। वाह, ताली बजाए तुम्हारे लिए हम। चीटिंग कर आयंस की वजह से। चीटिंग कर करके नंबर लाता है जी तुम। आयंस की वजह से। अगर हम लोग एक सॉल्यूशन की बात करें तो आयंस के वजह से करंट फ्लो करता है। तो सिंपल लॉजिक ये है, जैसे हर जगह का कंसंट्रेशन सेम है, तो जितना ज़्यादा आयन मिलेगा उतना ज़्यादा हम लोग का कंडक्टिविटी वाला पार्ट होना चाहिए। तो फ्लोरो एसिटिक एसिड, डाई फ्लोरो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, अगर इन चारों में एसिड है तो बेसिकली एसिड डिसोसिएट करके आयंस का फॉर्मेशन कराता है। जो भी सबसे ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड होगा वो आराम से आयंस में डिसोसिएट करके ज़्यादा आयंस का फॉर्मेशन करेगा, और जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा सबसे ज़्यादा आयंस देगा। तो इस केस में डाई फ्लोरो एसिडिक, जैसे एक चीज़ सोच के देखो, एसिटिक एसिड वाला पार्ट है अपना और इसमें हम लोग एक फ्लोरीन लगा दिए, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करते थे हम लोग? तो सबसे पहला काम H प्लस को हटाया, कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी देखा, तो फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, मतलब ज़्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस, ज़्यादा एसिडिक। तो एसिटिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक हम लोग का फ्लोरो एसिडिक होगा। अगर यहाँ पे क्लोरीन होता तो क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट कम होता, और यहाँ पे माइनस आई ही चल रहा है, तो इसका मतलब फ्लोरीन वाला पार्ट ही ज़्यादा एसिडिक होगा। बट अगर डाई फ्लोरो हो गया तो दो फ्लोरीन ज़्यादा माइनस आई शो करेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबलाइज कराएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ा के रखेगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है, मतलब सबसे ज़्यादा आयंस का फॉर्मेशन होगा। जितना ज़्यादा आयंस का फॉर्मेशन होगा उसके हिसाब से हम लोग आराम से ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोगों का ये कंडक्टेंस वाला पार्ट उतना ही, या कंडक्टिविटी वाला पार्ट उतना ही ज़्यादा रहेगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? 24। एक मिनट, बड़ा पेज बर्बाद करता है जी। पूछना क्या है इसमें अमृतराज? इसमें मैंने कि हम क्लोरीन पेस्ट कर रहे हैं ना, तो सर मेरे हम जब किए तो ये भी था, लेकिन आंसर में ये नहीं है। आंसर में नहीं है हाँ। तो आंसर गलत है, लेकिन आंसर में तो ई है। हाँ ये है सर। अच्छा, एक काम करो, वो जो कॉपी है ना उसको हाँ सर। 120 अ, उसको ना ऐसा पहले, नहीं उसमें पेज पलट जाएगा, फिर पेज पलटेगा तो फिर काम का नहीं होगा। एक काम करते हैं हम, एक कंपाउंड को ऐसा हम रोटेट करते हैं, ठीक है? मतलब ऐसा फ्लिप कर दिए कंपाउंड को, ऐसा फ्लिप कर दिया, तो जब फ्लिप करेंगे तो ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये नीचे जाएगा, मतलब ऊपर जो मिथाइल है ये फ्लिप होने के बाद नीचे जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा हाँ अमृतराज? सर। हाँ जाएगा। सर। चलो हाँ। ठीक है। क्लोरीन वाला पार्ट भी नीचे जाएगा हम्म। और ये मिथाइल वाला पार्ट ऊपर जाएगा। हाँ। अब इसको हम थोड़ा 60 डिग्री रोटेट कर देते हैं। 60 डिग्री, यहाँ से 60 हम्म। डिग्री ऐसा कुछ बनेगा। हम्म। तो जब 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो कंपाउंड वाला पार्ट घूम करके ये वाला पार्ट 60 डिग्री ऊपर जाएगा, ये वाला पार्ट हम्म। 60 डिग्री आगे जाएगा और ये वाला पार्ट हम्म। 60 डिग्री नीचे आएगा। हाँ।
तो ये जो कंपाउंड तुम बोल रहा है कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सेम दिख रहा है? हाँ सर। तो पहले क्यों नहीं जज कर पाया? मान लो ये रिएक्टेंट है, इसको यहाँ से डिवाइड कर दो, हम्म। तो सिमेट्रिकल डिवीजन हो गया। हाँ। इसका मतलब ये कार्बन यूनिक है, ये कार्बन यूनिक है, बट इसका रिफ्लेक्शन यहाँ दिख रहा। तो ये कार्बन और ये कार्बन दोनों एक ही जैसा है। इनफैक्ट ये कार्बन और ये कार्बन भी एक ही जैसा है। उसके अलावा यहाँ का जो कार्बन है और यहाँ का जो कार्बन है दोनों एक जैसा है। तो यहाँ पे क्लोरीन लगाओ या फिर यहाँ पे क्लोरीन लगाओ, सेम ही चीज़ हो जाएगा। हम्म। बुझाया? हाँ सर। चलो ओके। हाँ तो ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा सीधा उसका फोटो क्लिक करके दे देना, क्लास के टाइम पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलो भाई, लास्ट क्लास में क्या पढ़ाए थे एक बार देख लेते हैं। और रिंग एक्सपेंशन वाला पार्ट तुम लोग को बोला था कि डिस्कस करना है हम लोगों को। एक मिनट, एक चीज देख रहे हैं तुम लोग अभी कितना वो हंगामा हो रहा है नीट पोस्टपोन हो जाने के लिए। यस सर। मजा आ रहा है देख करके? यस हमको सर। मालूम तुम में से ना दो या तीन लोगों को छोड़ करके बाकी सब यही चाहेगा नीट पोस्टपोन हो जाए। ऐसा नहीं कि नीट पोस्टपोन होने से पढ़ाई कर लेगा। जब 4 महीने नीट पोस्टपोन हो गया तब तो पढ़ाई किया नहीं, अभी पता नहीं कौन सा तीर मार लेंगे सब लोग। तो नीट पोस्टपोन कर दीजिए। नहीं पढ़ने वाला जनता ज्यादा है, 16 लाख लोग में ना हमको लगता है कि 1 2 लाख लोग होंगे जो पढ़ने वाले होंगे, बाकी बचे हुए लोगों को फुर्सत है, पबजी खेलना है वैसे भी मजे से, चलो नीट ही पोस्टपोन हो जाए, अपने को क्या जाता है। यही हालत हो रखा है। रीजन किसी का ये नहीं है कि क्या बोलते हैं कैसे कम्यूट करेंगे। कुछ लोग जगह पे है भी है वैलिड रीजन कि कम्यूट कैसे कर पाएंगे, कैसे सेंटर पे जा पाएंगे। लेकिन ये जेई मेंस में समझ में आता है। नीट का तो लोकल सेंटर होगा, वहां जाने आने में भी दिक्कत नहीं है। जेई मेंस में है कि हर जगह लोकल सेंटर नहीं है, रांची जाओ दिल्ली जाओ, मतलब बोकारो के लोग तो चलो यहाँ दे देंगे, बट जिनका गिरिडीह में घर है उनका क्या होगा? वो कैसे दूसरे जगह कमिट कर पाएंगे? बस भी नहीं चल रहा, ट्रेन भी नहीं चल रहा, तो दिक्कत है। उनका समझ में आता है। लेकिन लोग रीजन क्या दे रहे हैं कि पढ़ाई नहीं कर पाए हम लोग, पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुआ। अरे गजब नालायक आदमी है सब। चलो ध्यान दो, जब तुम लोग ये पढ़ा होगा क्या बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आया था। 3 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग और 7 मेंबर्ड रिंग, इन सब में सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, और ये याद रखना है तुम लोगों को, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन जो है उस टाइम पे ये स्टेबिलिटी ऑफ रिंग ये चीज़ काम में आएगा। ऑल्दो तुम लोगों के लिए इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट इसका हर एक टाइप के रिएक्शन में छोटा छोटा पार्ट एप्लीकेशन में हम डालते जाएंगे। मतलब हर एक जगह पे रिएक्शन में एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन डालते रहेंगे ताकि प्रैक्टिस में रहे, ताकि इन केस अगर कभी सवाल आ जाए। मेंस में तो नहीं, सॉरी इसमें नीट में तो नहीं आता था, बट एम्स में सवाल आया करता था। अगर इन केस सवाल आ जाए तो सवाल आराम से सॉल्व कर पाए। तो उसमें ये स्टेबिलिटी के ऑर्डर का बिल्कुल प्रिसाइजली ध्यान रखना ही रखना होता है। सबसे ज़्यादा स्टेबल रिंग 6 मेंबर्ड होता है, फिर उसके बाद 5 का नंबर आता है, फिर 7 का नंबर आता है, फिर 4 का नंबर आता है, और सबसे लास्ट में 3rd मेंबर रिंग का नंबर आता है। और 8 मेंबर्ड रिंग को हम लोग यहाँ इंक्लूड नहीं करते, वो भी अनस्टेबल ही होता है। 9 10 से हम लोग को ज़्यादा मतलब होता भी नहीं है। इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना होता है रिंग के स्टेबिलिटी के केस में। स्टेबिलिटी ऑर्डर फटाफट नोट करो। चलो ध्यान दो, जब हम लोग रिंग के स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात करते हैं तो जैसे दिख रहा है यहाँ पे कि 3 से ज़्यादा स्टेबल रिंग 4 वाला है, 4 से ज़्यादा स्टेबल रिंग 5 वाला है, 5 से ज़्यादा स्टेबल रिंग 6 वाला है, 6 से ज़्यादा सॉरी 7 वाला पार्ट जो है वो लेस स्टेबिलिटी में चला गया। तो जैसे हम लोग ये जो टर्म मेंशन कर रहे हैं रिंग एक्सपेंशन, इस रिंग एक्सपेंशन टर्म का क्या मतलब समझ में आ रहा है? कि रिंग एक्सपैंड हो रहा है। एक्सपैंड होने का मतलब हम लोग अगर 3 मेंबर्ड रिंग में है तो ये बड़े साइज में 4 5 6 टाइप में कन्वर्ट हो रहा होगा, ऐसा बोल सकते हैं। अगर 4 में है तो 5 6 7 में ऐसा कन्वर्ट हो रहा होगा, बोल सकते हैं। बट जैसे अभी हम लोग रीअरेंजमेंट वाला पार्ट पढ़े थे तो उसमें एक छोटा सा पॉइंट मेंशन किए थे हम, कि हमेशा जो हम लोगों का ये होता है रीअरेंजमेंट होता है वो 1 to 1 2 होता है। 1 to 1 2 होने का एप्लीकेशन यहाँ भी डाल सकते हैं कि 3 मेंबर रिंग 4 में ही कन्वर्ट होगा, 4 वाला पार्ट 5 में ही कन्वर्ट होगा, और कोई कन्वर्जन का पार्ट नहीं रहने वाला है। तो जब 3 वाला पार्ट 4 में कन्वर्ट होगा, 4 वाला पार्ट 5 में कन्वर्ट होगा, 5 वाला पार्ट 6 में कन्वर्ट होगा, तो ये जो स्टेबिलिटी का पार्ट है ये मेजर रोल प्ले करता है। ये हम सर लोगों का क्या बोल रहे हैं 3 वाला 4 में नहीं समझ में आ रहा है सर।
रिंग का एक्सपेंशन, बीच में नेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? नहीं, मैंने कि हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए सर। चलो कोई बात नहीं। तो जैसे यहाँ पे, अच्छा चल एक चीज बता, इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? रिंग को बड़ा करना है। तो 3 वाला 4 में कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब क्या है? मैं हाँ। तीन साइड है तो 4 में कैसे हो जाएगा सर? अरे कैसे होगा, उसमें काहे दिमाग लगा रहा है अभी? मैं होना है ये खींच चीज तान के में। लंबा कर दिया ना सर। अरे कुछ भी करेगा, हमको अभी मतलब नहीं है, हम ये बता रहे कि ऐसा हो रहा है। ओ। ठीक है। बचपन में जब तू पैदा हुआ तो ना, हम दो हमारे दो, कभी बचपन में पूछने का क्यों ऐसा हुआ? अब पता चल रहा नहीं क्यों ऐसा हुआ। पढ़ाई कर रहे हैं ना 12th क्लास में। यस सर। खींच तान के बड़ा कर दिया, आएंगे उस चीज पे कि कैसे ये चीज हुआ, ठीक है। उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोग बेसिकली बात ये कर रहे हैं कि रिंग के स्टेबिलिटी के हिसाब से या रिंग हम्म। एक्सपेंशन के पार्ट को कंसिडर करना है। एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि रिंग का साइज बड़ा हो रहा है। तो हम्म। 3 मेंबर रिंग 4 में कन्वर्ट हो रहा है, 4 वाला पार्ट 5 में कन्वर्ट हो रहा है, 5 वाला पार्ट 6 में कन्वर्ट हो रहा है। उस कन्वर्जन के टाइम पे ये स्टेबिलिटी ऑर्डर वाला पार्ट मैटर करेगा हम लोगों को, क्योंकि रिंग में 3 वाला पार्ट से ज़्यादा स्टेबल 4 मेंबर रिंग है। तो 3 वाला पार्ट अगर 4 में कन्वर्ट हो रहा है तो पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 वाला पार्ट 5 में कन्वर्ट हो रहा है तो भी स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, ये भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 वाला पार्ट 6 में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ भी स्टेबिलिटी बढ़ रहा है रिंग का, तो ये भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 6 का एक्सपेंशन 7 में कराना चाहते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 7। इसका मतलब ये एक्सपेंशन वाला पार्ट हम लोग के लिए प्रॉब्लमेटिक है। एक्सपेंशन में यहाँ पे हम लोग का स्टेबिलिटी बढ़ने के बजाय डिक्रीज कर जा रहा है। तो कभी भी शिफ्टिंग क्यों हुआ था, लास्ट क्लास में हम लोग रीअरेंजमेंट की बात कर रहे थे, रीअरेंजमेंट क्यों हो रहा था कार्बोकेटायन का? ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अगर स्टेबिलिटी नहीं गेन कर पा रहा, इसका मतलब है कि यहाँ वाले पार्ट में हम लोग का रिंग एक्सपेंशन कराना वो सही चीज़ नहीं होगा। तो इन जनरल 3 मेंबर्ड रिंग 4 में कन्वर्ट हो सकता है रिंग एक्सपेंशन के थ्रू, 4 वाला पार्ट 5 में, 5 वाला पार्ट 6 में। लेकिन 6 वाला पार्ट 7 में कन्वर्ट नहीं होता है इन जनरल, अपार्ट फ्रॉम कुछ एक पार्टिकुलर केस होता है, और ये केस वाला पार्ट नीट के पर्सपेक्टिव से काम का नहीं होता। बस एक पॉइंट ध्यान रखना कि अगर हम लोगों का कोई ड्राइविंग फोर्स हो रिएक्शन का, ड्राइविंग फोर्स मतलब जैसे मान लो कि न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा था, तो ड्राइविंग फोर्स था कुछ, उसी ड्राइविंग फोर्स को ग्रेविटेशन बोला। वरना सेब टूटा और वहीं रह जाता तो रह जाता, बट उसको नीचे खींचने के लिए कोई ना कोई एक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा था। तो बेसिकली इसी टाइप का चीज़ है। 6 से 7 मेंबर रिंग में कन्वर्जन नहीं होता है, तो अगर हम लोग कोई इस तरह का स्ट्रक्चर बनाए जो ज़्यादा स्टेबिलिटी दे रहा है 7 मेंबर रिंग को, तो इस तरह का रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगा, या फिर इस तरह का रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल हो पाएगा। और वो ड्राइविंग फोर्स वाला पार्ट इन जनरल फॉर्मेशन ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ होता है, मतलब कार्बोनिल कार्बन का फॉर्मेशन हम लोगों को डबल बॉन्ड देने के वजह से ज़्यादा स्टेबिलिटी दे जाता है। और ज़्यादा स्टेबिलिटी पूरे अगर 7 मेंबर रिंग में डाल दिया तो 6 वाला पार्ट 7 में कन्वर्ट हो पाता है। तो इन जनरल हम लोग 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 में ही जाएंगे, 6 से 7 में नहीं जाएंगे। बस ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, ये भी अपने पॉइंट काम का नहीं रहेगा, इसका हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे होते हैं, इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना होता है। नोट कर लो इस चीज़ को सबसे पहले। और इसमें कोई पॉइंट नहीं है, बस ये क्या बोलते हैं, कन्वर्जन का फैक्टर ध्यान रखना है अपने को, कैसा होता है। जब नोट्स पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। और इसके बाद कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट की बात करेंगे, फिर कैसे होता है उस एक चीज़ पे आएंगे। बड़ा सिंपल सा तरीका है, सिंपल तरीके से बताएंगे उस चीज़ को, उसमें ज़्यादा तुम लोग को दिमाग नहीं लगाना होगा। चलो ध्यान दो। सबसे पहला पॉइंट जो अपने को ध्यान रखना है, नोट कर लो। इफ बोथ रिंग एक्सपेंशन if both ring expansion as well as shifting of group
may take place then ring expansion will take place first. Ring expansion will take place first. अगर कहीं पे रिंग एक्सपेंशन और शिफ्टिंग दोनों की पॉसिबिलिटी है, मतलब 3 मेंबर रिंग 4 में भी कन्वर्ट हो रहा है और ग्रुप का शिफ्टिंग भी पॉसिबल है, तो पहले हम लोग रिंग एक्सपेंशन कैरी आउट करेंगे, तब उसके बाद हम लोग शिफ्टिंग का सोचेंगे. हमेशा रिंग एक्सपेंशन इज मोर प्रेफरेबल देन शिफ्टिंग ऑफ ग्रुप. ये चीज का ध्यान रखना होता है. पहला पॉइंट. दूसरा, रिंग एक्सपेंशन कैन टेक प्लेस ओनली व्हेन the positive charge is present on the carbon directly attached to the ring. On the carbon directly attached to the ring. रिंग एक्सपेंशन तभी हो सकता है जब रिंग से अटैच्ड कार्बन, रिंग वाला कार्बन नहीं, इसमें मेंशन कर ही देते हैं. एक मिनट, मतलब आगे नोट कर लेना. नो रिंग एक्सपेंशन इफ द पॉजिटिव चार्ज is present on the ring. No ring expansion if the positive charge is present on the ring. अगर पॉजिटिव चार्ज रिंग के ऊपर प्रेजेंट है तब उस केस में कोई रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा. इस एक चीज का ध्यान रखना. रिंग से अटैच्ड कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तभी रिंग एक्सपेंशन होगा. इस एक चीज का हम लोगों को ध्यान रखते हुए काम करना होता है. बाकी हम लोग बाकी ऊपर का एक रूल तो मेंशन कर ही चुके हैं कि शिफ्टिंग ऑफ ग्रुप है, रिंग एक्सपेंशन है, तो प्रेफरेबली रिंग एक्सपेंशन कराएंगे. और पुराने जो रूल्स है वो सब वैलिड है. तब तक रीअरेंजमेंट होगा जब तक कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन ना हो जाए. मतलब एक से ज्यादा रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, रिंग एक्सपेंशन प्लस शिफ्टिंग हो सकता है, शिफ्टिंग प्लस रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, मल्टीपल स्टेप में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. इन सब चीजों का ध्यान रखना है. जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल मेंशन करते हैं. जैसे लास्ट क्लास में हम लोग मिथाइल शिफ्ट वाला पार्ट डिस्कस किए थे. तो मिथाइल शिफ्ट वाले पार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग कंसिडरेशन लेके चले तो बेसिकली 1 डिग्री के जस्ट बगल में यहाँ पे 4 डिग्री कार्बन था. यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को इस कार्बन पे डाले थे और सेम टाइम पे इस मिथाइल ग्रुप को उठा के राइट साइड वाले पार्ट में डाले थे. तो बेसिकली इस कार्बन के स्ट्रक्चर में जैसे ढंग से इस चीज को देखना, अगर इस मिथाइल ग्रुप को हम लोगों को केवल यहाँ शिफ्ट करना है, मतलब ये जो दोनों कार्बन का बॉन्ड है, इस कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करना है और यहाँ के कार्बन को इसके साथ बॉन्ड बनाते हुए दिखाना है. तो जो हम लोग का कार्बन था मान लो यहीं पे रह गया और कार्बन को हम लोग बस बॉन्ड वाले पार्ट में दूसरे कार्बन के साथ दिखा दिए. बाकी जो ग्रुप जैसा था एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही दिखा दिए, इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं किए. तो ऐसा टाइप का हम लोग का शिफ्टिंग हो सकता था. उसी को हम लोग थोड़ा अच्छे तरीके से अरेंज कर दिया करते थे कि यहाँ वाले पार्ट में मिथाइल ग्रुप को डाला, पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला गया. हम लोग इस तरीके से डिनोट करते थे. बट एक्चुअल में ये जो पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हुआ तो नीचे वाले मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि इन दोनों कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होना है और यहाँ के कार्बन का बॉन्ड इस साइड में हम लोग का बनना शुरू हो जाएगा. ये नॉर्मल कंसिडरेशन है. तो अगर मान लो कि एग्जैक्टली सेम कंसिडरेशन हम लोग रिंग के स्ट्रक्चर में ले, तो पहला चीज ये, जैसे मान लो कि हम लोग का एक 4 मेंबर रिंग है और इस 4 मेंबर रिंग से अटैच्ड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. तो अगर रिंग से अटैच्ड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हुआ तब हम लोग का रिंग एक्सपेंशन हो सकता है. कैसे होगा? तो सिंपली उसको ये समझना कि हम लोग का ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसमें हम लोग बेसिकली मिथाइल शिफ्ट करा रहे हैं या अल्काइल शिफ्ट करा रहे हैं. हम लोग यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट नहीं करा रहे हैं. जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ एक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन शिफ्ट हो सकता है,
लेकिन अभी जस्ट ऊपर पॉइंट लिखवाया कि रिंग एक्सपेंशन और ग्रुप शिफ्टिंग दोनों पॉसिबल है, तो हम लोग प्रेफरेबली रिंग एक्सपेंशन कराएंगे। बट अब अगर मान लो कि हमको बोल दिया यहाँ पे सवाल में, रिंग एक्सपेंशन नहीं बोला, बस ये बोल दिया कि हम लोगों को मिथाइल शिफ्ट ही कराना है, मतलब ये जो ग्रुप है, आइदर ये ग्रुप और नहीं तो नीचे वाला ग्रुप, इन दोनों में से किसी एक ग्रुप को शिफ्ट कराना है, जैसे भी कराओ। तो हम लोग बेसिकली पॉजिटिव चार्ज को इस कार्बन पे लाएंगे और यहाँ के पार्ट को ब्रेक करके हम लोग दूसरे कार्बन वाले पार्ट पे आराम से प्लेस कर देंगे। तो हम लोगों का पॉजिटिव चार्ज तो शिफ्ट हुआ और यहाँ का जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करके हम लोग आराम से इस कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग का जो स्ट्रक्चर है, अगर उसको ढंग से देखो तो ऐसा छोड़ सकते हैं। ऊपर के स्ट्रक्चर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आया था, कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं किए थे, नीचे वाले कार्बन के साथ भी यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक नहीं किए थे। यहाँ का जो बॉन्ड है इसको हम लोग ब्रेक किए हैं और हम लोग इस कार्बन के ऊपर बॉन्ड का फॉर्मेशन करा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ का जो बॉन्ड है इसको हम लोग को ब्रेक करके हटाना है और यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कराना है। तो इसको हटा दिया, पॉजिटिव चार्ज को उठा करके बगल वाले कार्बन पे शिफ्ट कर दिया। तो अगर ढंग से देखो तो मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो गया। इसको थोड़ा रीअरेंज कर सकते हैं हम लोग। जब रीअरेंज करेंगे तो हम लोग आराम से एक 5 मेंबर रिंग और किसी भी एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लेस करते हुए काम कर सकते हैं। तो बेसिकली रिंग एक्सपेंशन है कुछ नहीं, वो तुम्हारा मिथाइल ही शिफ्ट है एक्चुअल में। लेकिन हम लोग इस मिथाइल शिफ्ट वाले पार्ट को जो कैरी आउट कर रहे हैं, वो मिथाइल शिफ्ट वाले पार्ट में हम लोग बस ध्यान ये रख रहे हैं कुछ कुछ पॉइंट्स का, कि हम लोग मिथाइल शिफ्टिंग की वजह से पूरे रिंग के साइज को 1 यूनिट बढ़ा दे रहे हैं। और हम लोग ग्रुप का शिफ्टिंग प्रेफरेबली नहीं करेंगे अगर हम लोग के मिथाइल शिफ्ट की टेंडेंसी हो रही होगी। तो इस चीज़ को हम लोग नॉर्मली रिंग एक्सपेंशन वाला पार्ट बोला करते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, जैसे मान लो ऐसा सवाल दे रखा, एक 4 मेंबर रिंग है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और हम लोग को बोला कि यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन करना है, होगा या नहीं होगा। तो 4 मेंबर रिंग के जस्ट बगल वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब रिंग एक्सपेंशन होगा, क्योंकि 4 मेंबर रिंग अगर 5 में कन्वर्ट हो रहा है, जब भी रिंग एक्सपेंशन होगा तो 4 5 में ही कन्वर्ट होगा, 1 1 मतलब 1 2 शिफ्टिंग होना है। 4 मेंबर रिंग में अगर रिंग एक्सपेंशन होगा तो 5 मेंबर रिंग बनेगा। और हम लोग का जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है वो रिंग के जस्ट बाहर है, इसका मतलब रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। तो सिंपली डायग्राम ऐसा बनाना, पॉजिटिव चार्ज से अटैच जो कार्बन है इसके ऊपर जो दोनों बॉन्ड्स हैं, इन दोनों बॉन्ड्स में से कोई एक पार्ट बगल वाले पे शिफ्ट होगा। बस एक चीज करना, पॉजिटिव चार्ज को उठा करके यहाँ डालना। और दूसरा, इन दोनों कार्बन में जो ऊपर और नीचे है, इन दोनों कार्बन का डिग्री देखना कि दोनों में से 2 डिग्री कौन सा है, 3 डिग्री कौन सा है। क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड वाला पार्ट देखे थे, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, अल्काइल शिफ्ट वाले पार्ट में था। तो ऊपर और नीचे में जिसका डिग्री ज़्यादा होगा, ऑल्दो तुम लोग का जो सवाल आता है वो नॉर्मली सेम डिग्री का रहेगा, क्योंकि हम जैसे इंजीनियरिंग वालों को पढ़ाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। तुमको हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं, केवल ऊपर और नीचे वाले पार्ट की डिग्री को देखना, और जिसका डिग्री ज़्यादा होगा उस ग्रुप को दूसरे वाले मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ करेंगे हम लोग। तो कैसे करेंगे, तो जैसे मान लो दोनों ग्रुप एग्जैक्टली सेम है, मतलब टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, तो ये ऊपर का बॉन्ड नीचे का बॉन्ड सब बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ के बॉन्ड को बस ब्रेक करना है इन दोनों कार्बन का, और इस कार्बन को इसके साथ अटैच करना है अपने को, बस इतना ही काम करना है। तो हम लोग आराम से ऐसा लिख सकते हैं, ऊपर का जैसा स्ट्रक्चर था कोई वेरिएशन नहीं हुआ, यहाँ के बॉन्ड में कोई वेरिएशन नहीं हुआ, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड में कोई वेरिएशन नहीं हुआ, केवल पॉजिटिव चार्ज ये सबसे बाहर वाले कार्बन से उठ के अंदर वाले पे आ गया, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना दिए। और ये जो कार्बन है इसको हम लोग इस कार्बन के साथ अटैच कर दिए, तो यहाँ वाले पार्ट में कार्बन कार्बन का बॉन्ड बन गया। तो आराम से हम लोग का 4 मेंबर रिंग 5 में कन्वर्ट हो गया। अब दिख रहा है यहाँ पे हम लोग को अरेंजमेंट करना है, तो यहाँ पे आराम से 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन विद पॉजिटिव चार्ज ये अपना रीअरेंज प्रोडक्ट निकल के आ सकता है। फिर चेक कर लेना कि यहाँ फर्दर कोई एक्सपेंशन की जरूरत है क्या, या फर्दर कोई रीअरेंजमेंट की जरूरत है क्या, अगर है तो फिर वैसा भी करा देंगे। जैसे मान लो, चलो ये एग्जांपल नोट करो, फिर एग्जांपल के और भी एग्जांपल की बात करेंगे हम लोग, नोट करो इस चीज को। और अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अमृत नहीं पूछेगा डाउट। नहीं सर, समझ गए सर। तो समझ गया, चलो तो समझ गया, तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ये सीखना है तुम लोगों को, जैसे रीअरेंजमेंट क्यों हो रहा है, तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। कैसे हो रहा है ये सीखना है, उसमें ये चीज ऐसा हो गया सर वैसा हो गया नहीं, वो जो जो रूल्स बोला है उन सबको याद रख के
इन जो क्वेश्चंस को तुमको प्रैक्टिस करा रहे हैं, इन क्वेश्चंस को तुमको प्रैक्टिस करना है। मतलब तुम्हारे पास इतना सोचने का टाइम नहीं रहेगा कि ऊपर वाले में एक्सपेंशन कराया, नीचे वाले में कराया, नहीं। जो सवाल करा रहे हैं एग्जैक्टली इतने ही फॉर्मेट पे सवाल आएंगे, एग्जैक्टली इतने ही फॉर्मेट पे, और उन्हीं सवाल को तुम लोग को प्रैक्टिस करना है, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है। इसको यहाँ से बॉन्ड को इधर शिफ्ट होते हुए दिखा दे रहे हैं हम, बस बॉन्ड को शिफ्ट होते हुए दिखा रहे हैं, और समझने में तो आ ही गया तुम लोग को, बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे बॉन्ड बना देना है। चलो सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मान लो ये एग्जांपल है और इसमें थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं। मान लो ये केस दे रखा, तो सबसे पहला चीज ये कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक तो उसके साथ कार्बन चेन में 5 मेंबर रिंग अटैच्ड है, तो देखा 5 मेंबर रिंग है, पॉजिटिव चार्ज है, तो बस ये देखो कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो 5 मेंबर से अटैच्ड कार्बन के ऊपर है क्या। तो 5 मेंबर रिंग से अटैच्ड कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब रिंग एक्सपेंशन आराम से हो सकता है। कैसे कराना है रिंग एक्सपेंशन? तो सबसे पहला चीज ये, पॉजिटिव चार्ज से अटैच्ड कार्बन के ऊपर जो दोनों कार्बन है, आइदर यहाँ का बॉन्ड बनेगा या फिर यहाँ का बॉन्ड बनेगा, हमेशा ये चीज होना है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा तो ये जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होगा, नहीं तो इधर का जो बॉन्ड है ये वाला पार्ट ऊपर शिफ्ट होगा। इन दोनों में से ही कोई एक पॉसिबिलिटी होना है, ऐसा हम लोग को मालूम है। तो बेसिकली बस ये देखना कि पॉजिटिव चार्ज से अटैच्ड कार्बन, रिंग वाले कार्बन की बात कर रहे हैं, उससे अटैच जो दोनों कार्बन है इसमें डिग्री किसका ज़्यादा है। बट तुम्हारे केस में डिग्री हमेशा इन जनरल 2 रहेगा, देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों में से कोई भी कार्बन को शिफ्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये पॉजिटिव चार्ज को इस कार्बन पे शिफ्ट किया और यहाँ के बॉन्ड को ब्रेक किया, यहाँ के कार्बन पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। तो जब हम लोग इस तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तो जैसे ऐसा स्ट्रक्चर है, इस बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ा था तो वैसे ही बना दिया। उसके अलावा हम लोग का बाकी जो बचा हुआ स्ट्रक्चर था, इस पे फर्क नहीं पड़ा, इसको वैसे ही बना दिया। बस यहाँ के बॉन्ड को ब्रेक किया है तो यहाँ बॉन्ड नहीं बना रहे, और यहाँ से ऊपर बॉन्ड बना दिया, तो बेसिकली यहाँ से हम लोग बॉन्ड ऐसा शिफ्ट कर दिए हैं। और इस कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है तो इस पर 2 मिथाइल ग्रुप बनाए, और यहाँ वाले पार्ट पे एक पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन किए। ये अपना रिंग एक्सपेंशन हो गया। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। तो कैसे रीअरेंज कर सकते हैं? तो दिख रहा है अपने को 6 मेंबर रिंग है, तो सीधा 6 मेंबर रिंग बना देना सीधा। अब इसके बाद एक कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो एक कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप बनाया, और जिस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है उससे अटैच्ड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जिस कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है उससे अटैच्ड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, वो लेफ्ट हो या राइट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, तो उससे अटैच्ड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन का पार्ट हो गया। बट एक चीज देखो, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन का डिग्री 2 है, जबकि उसके जस्ट बगल में 4 डिग्री कार्बन है। तो अगर एक 2 डिग्री कार्बन के बगल में 4 डिग्री कार्बन है, इसका मतलब आराम से हम लोग का रीअरेंजमेंट हो सकता है। बट यहाँ पे अब रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वैसे भी 6 मेंबर रिंग है, तो रिंग एक्सपेंशन तो नहीं होने वाला है, लेकिन हम लोग का मिथाइल शिफ्ट वाला पार्ट हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा और मिथाइल ग्रुप वाले पार्ट को कार्बन पे डालेंगे। इसका मतलब 1,2 अल्काइल शिफ्ट में हम लोग मिथाइल शिफ्ट कराते हुए आराम से प्रोडक्ट वाले पार्ट में 6 मेंबर रिंग, इस पे 2 मिथाइल ग्रुप था जिसमें से एक मिथाइल ग्रुप उठ करके बगल वाले पे जाना है, तो एक मिथाइल ग्रुप यहाँ डाल दिया, और यहाँ का पॉजिटिव चार्ज उठा करके राइट साइड वाले पे जाना है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करा दिया। ये हम लोग का फाइनल स्ट्रक्चर निकल के आएगा, क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है 3 डिग्री कार्बन है, इसके बगल में 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, और बगल में जो 3 डिग्री कार्बन है सिमेट्रिकली सेम है, तो इसका मतलब उधर शिफ्टिंग कराने का कोई सेंस नहीं है। ये अपना सबसे फाइनल रीअरेंज प्रोडक्ट निकल के आ सकता है। कोई अगर डाउट है तो पूछ लो डाउट, और नहीं तो इसके अगले क्वेश्चंस खुद से ट्राई करना है तुमको। नोट करो इस चीज को।
हो सके तो खुद से स्ट्रक्चर बना के करने की कोशिश करना, मतलब सामने पड़ा हुआ है बट खुद से सोच सोच के अगला स्टेप बनाओ, टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारे लेवल पे सबसे डिफिकल्ट सवाल पूछा जा सकता है, मतलब तुम्हारे स्केल पे सबसे जो डिफिकल्ट सवाल है वो यही पूछा जा सकता है। हो गया सर। चलो अगर नोट कर लिया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ट्राई करके देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन खुद से। चलो इसको रहने देते हैं, बस इतना ही, ट्राई करके देखो। इसमें तो अनस्टेबल बन जाएगा सर। क्या हो जाएगा? अनस्टेबल 7 साइड कंपाउंड हो जाएगा ना। हम कभी ऐसा बोले कि रिंग एक्सपेंशन कराना है? हम तो बस बोले रीअरेंजमेंट कराना है। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे रिंग तो अटैच्ड है लेकिन 6 मेंबर रिंग अटैच्ड है, इसका मतलब यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन वाला पार्ट तो नहीं हो सकता। लेकिन जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है 1 डिग्री है, उसके जस्ट बगल वाले पार्ट में 3 डिग्री कार्बन है, मतलब शिफ्टिंग ऑफ ग्रुप हो सकता है। तो आराम से पॉजिटिव चार्ज नीचे शिफ्ट होगा और यहाँ का हाइड्रोजन ऊपर शिफ्ट होगा, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में ये अपना फाइनल रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। लास्ट क्लास में शायद कराया था सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखो और सोच समझ के ट्राई करना। और क्वेश्चन नंबर 5 भी नोट डाउन कर लो पहले,
उसके बाद इस क्वेश्चन को आगे ट्राई करते जाना। 5 नंबर क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। और ध्यान रखना है, रिंग के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो रिंग एक्सपेंशन नहीं होता है। रिंग के बाहर वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। हो गया सर। दोनों क्वेश्चन हो गया? यस सर। आएगा दोनों सेम? दूसरा वाला में सर थोड़ा डाउट है। दोनों सेम आएगा, सोच के देखो ढंग से। हम हमेशा भूल जाते हैं सर कि वहाँ हाइड्रोजन भी है। तो इसमें हम क्या करें? हम हमेशा भूल जाते कि तो गधा भी है। हम अभी बार बार एक एक चीज पता चला रिसेंटली, मतलब मेरे कुछ फ्रेंड लोग हैं जो नहीं सर मालूम पड़ा कि मेरे ऊपर केस कर दिया कि गधा कैसे बोल दिया आप हमको, और रिकॉर्डिंग भी हो रहा है लाइव, तो पता भी चल रहा है कि गधा बोल रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दो। सबसे पहला चीज ये, क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट को नीचे लिख रहे हैं। रिंग एक्सपेंशन तब होता है जब पॉजिटिव चार्ज रिंग से अटैच कार्बन के ऊपर हो, बट यहाँ तो रिंग एक्सपेंशन नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रिंग से अटैच कार्बन के ऊपर नहीं है। लेकिन जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये 1 डिग्री है, और इससे अटैच कार्बन के ऊपर सॉरी 3 डिग्री दिखाई दे रहा कार्बन। तो 1 डिग्री के बगल में 3 डिग्री है, इसका मतलब शिफ्टिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज तो होगा ही होगा, और इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है, तो आराम से हाइड्राइड शिफ्ट पहले होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा। तो अपने अगले स्टेप में 5 मेंबर रिंग से जस्ट बगल वाले कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है 1,2 एच शिफ्ट मेंशन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे आराम से। अब उसके बाद
पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट को हम लोग रिंग से अटैच कार्बन के ऊपर डाल दिए। तो इसके आगे का स्टेप हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्टेप हम लोग फॉलो कर चुके हैं 2 नंबर वाले पार्ट में। एग्जैक्टली 2 नंबर वाले पार्ट को आगे कॉपी पेस्ट मार लो, इसको हम यहाँ लिख नहीं रहे। तो यहाँ तक का पार्ट जैसे ही बना, इसका आगे का पार्ट तो हम लोग कर चुके हैं, पहला चीज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 या 5 पता नहीं कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। लेकिन एक चीज देखो, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है 2 डिग्री है और उसके जस्ट बगल में 3 डिग्री है, तो रीअरेंजमेंट तो होगा ही होगा, बस रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। और 3 डिग्री के ऊपर हाइड्रोजन है, पॉजिटिव चार्ज नीचे शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन ऊपर बगल वाले पे शिफ्ट होगा, इसका मतलब 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ऐसा लिख सकते हैं। तो 5 मेंबर्ड रिंग से जिस कार्बन के ऊपर वो ग्रुप अटैच्ड है बाहर वाला, उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब यहाँ पे कार्बन का डिग्री 3 है, बगल वाले कार्बन का डिग्री भी 3 है। तो एक बार देख लो कि 3 डिग्री में ज़्यादा स्टेबिलिटी किस में निकल के आ रहा। तो अगर हम लोग यहाँ के पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट को बगल वाले पे शिफ्ट कराते हैं, तो गिवन कार्बोकटायन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 2, 2, 4 और 1, 5 हाइपर कंजुगेशन है बेसिकली। लेकिन हम लोग का जो दूसरा कार्बोकटायन है, इसमें 3, 3, 6 और 1, 7 हाइपर कंजुगेशन है। इसका मतलब बेसिकली अगर हम लोग ऊपर वाले कार्बोकटायन से नीचे वाले में जाते हैं, तो 3 डिग्री कार्बन होते हुए भी हाइपर कंजुगेशन कम है, ऊपर वाला लेस स्टेबल होगा, नीचे वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब शिफ्टिंग होगा ही होगा। तो इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, ये इधर शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज बगल वाले पे शिफ्ट होगा, मतलब 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। और जब 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो आराम से नीचे वाले पार्ट का फॉर्मेशन कराएंगे। तो ढंग से देखो, 5 मेंबर रिंग के बाहर वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 2 में एग्जैक्टली हम लोग यही चीज डिस्कस किए, तो यहाँ पे भी था 5 मेंबर रिंग के बाहर वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिसपे 2 मिथाइल ग्रुप है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आराम से इस चीज को हम लोग फॉलो करते हुए काम कर चुके। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 वाले पार्ट का पार्ट आगे आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। तो दोनों केस में एग्जैक्टली सेम ही प्रोडक्ट निकल के आएगा। अमृत राज, बुझे हाँ सर, हाँ सर, कि नहीं बुझे? बुझ गए सर। चलो बढ़िया। हम पता है कल नहीं, कल तो संडे था, सैटरडे को या फ्राइडे को 9th क्लास में क्लास था। तो उसमें कोई एक वैसे एक इन्फॉर्मेशन है तुम लोगों के लिए। 9th क्लास में जो स्टूडेंट है ना, 9th रीड के बच्चे, उनको तुम लोग 11th क्लास का मोल कंसेप्ट का पूरा बुकलेट सॉल्व करा चुके हैं, पूरा कंप्लीट। केवल उनका मोल एनालिसिस का पार्ट बचा हुआ है, ये तुम्हारे उसमें शेयर्ड होगा, एक सेकंड को दिखाते हैं। कहाँ गया जी बुकलेट? सारा कुछ उन लोगों को करा चुके हैं, मतलब ये क्लास 9th के स्टूडेंट लोग सॉल्व कर रहे हैं आजकल, और पूरा बुकलेट सॉल्व कर चुके हैं, वेपर डेंसिटी वगैरह सब कुछ सीख चुके हैं। जो जो क्वेश्चन येलो हो रखा है, जो जो क्वेश्चन मार्क हो रखा है, शुरू का क्वेश्चन नहीं करवा, मतलब उसमें मार्क नहीं किया हुआ था, वन नोट में हम बाद में डाले थे, ये सब येलो जो क्वेश्चन किया हुआ है, ये पूरा तुम लोग सॉल्व कर चुका है, तुम लोग को मालूम होगा, ये सब एक्सरसाइज तुम्हारा ही वाला था। तो ये पूरा बुकलेट वो लोग सॉल्व कर चुका है। तो सोच लो कि आजकल के लोग कितने एडवांस हो चुके हैं। 9th क्लास के बच्चे 11th क्लास का पूरा केमिस्ट्री का तुम्हारा बुकलेट सॉल्व कर चुके हैं। तुम लोग अभी भी पूरा नहीं सॉल्व किया होगा इसमें, ये हमको मालूम है। हम क्लास में खड़े होकर सॉल्व करवाए थे तो किया था, अदरवाइज कोई भी सॉल्व नहीं किया। और सारे लोग सारा डाउट पूछ चुके हैं, जितना पूछना था सारा डाउट पूछ चुके हैं तुम लोग के बुकलेट का, एम से एम सारा एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके बाद उन लोगों का एटॉमिक स्ट्रक्चर का नंबर आने वाला है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले पार्ट में हम लोग उन लोगों को क्या पढ़ाने वाले हैं। तो उस दिन ऐसे ही डिस्कशन हो रहा था, तो उसमें कोई डाउट पूछा कि सर मोलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो तुम लोग को शायद याद होगा, अमृतवाणी बेसिकली बॉल उड़िया जाएगा। यस सर। सबको याद है बॉल उड़िया जाएगा सर, ये प्लास्टिक वाला बॉल तो उड़िया जाएगा ना सर। हाँ। तो कल 9th क्लास में वही चीज पूछ रहे थे, ये सेम सवाल पूछे थे कि रबर बॉल, ड्यूस बॉल और प्लास्टिक बॉल अगर फेंकेंगे तो क्या होगा, दूर कौन जाएगा। तो सेम सवाल में वही गलती कर रहे थे लोग कि प्लास्टिक बॉल दूर जाएगा, नहीं सर ड्यूस वाला बॉल दूर जाएगा। तो कल अमृत का नाम बहुत सारे लोग जाने हैं, परसों मतलब 3 दिन पहले अमृत का नाम बहुत सारे लोग जाने हैं कि 12th क्लास में कोई है अमृत भैया जो बॉल उड़िया देते। चलो यहाँ तक का पार्ट मेरे हिसाब से सबको समझ में आया होगा, तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। और जितने क्वेश्चंस कराए हैं कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के, इन क्वेश्चंस को प्रॉपरली प्रैक्टिस करना, मतलब तुमको ये आना चाहिए कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगा।
और इसको याद करना एक तरीके से। हम तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी बहुत सारा चीज़ नहीं बोलेंगे, इसको याद करो, समझने बोलेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते जाएंगे, फिर धीरे धीरे वो अपने आप हैबिट में आएगा। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सिक्वेंशियल रिएक्शन कराते चले जाएंगे, तुम्हारे दिमाग में पुराने रिएजेंट्स अपने आप याद होते चले जाएंगे, तो तुमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन ये एक पार्ट ऐसा है जिसको एक तरीके से रट लो, इतने बार प्रैक्टिस करो कि सवाल आते ही फटाक से सॉल्व कर पाए, क्योंकि हर जगह ये चीज़ यूज़ होगा। और अगर इस चीज़ का हैबिट नहीं होगा तो फिर बाद में दिक्कत होगा, फिर हमको मत बोलना, क्योंकि ये चीज़ हम इंजीनियरिंग वालों को ही बोले, इंजीनियरिंग वाले लोग नहीं सुने इस चीज़ को, तो फिर उन लोगों को दिक्कत हुआ। तो इसलिए इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। अगर बोल रहे हैं कि इस चीज़ को प्रैक्टिस करना ही करना है तो बेसिकली ढंग से थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, और प्रॉपरली सारे क्वेश्चंस का आंसर छुपा करके एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखना कि यहाँ तक आंसर कैसे पहुंचा, कौन सा शिफ्टिंग कराए और क्यों शिफ्टिंग कराए, ऐसा इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए काम करना होगा थोड़ा। तो ये तुम्हारे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट का पार्ट था जो अपने को डिस्कस करना था, जिसमें हम लोग रिंग एक्सपेंशन वाले पार्ट का डिस्कशन किए लेक्चर नंबर 6 में। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपने टॉपिक वाले पार्ट में। लेक्चर नंबर 6 ही है बेसिकली, बट इस लेक्चर नंबर 6 में हम लोग SN1 SN2 रिएक्शन लिख रहे हैं, तो हम नया लेक्चर बना दे रहे हैं तुम लोग का, दोनों लेक्चर भेज देंगे तुम लोग को। लेक्चर नंबर 6 में ही रिएक्शन मैकेनिज्म में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अपने कॉपी में हेडिंग डाल दो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो ध्यान दो, एक छोटा सा ओवरव्यू देते हैं कि हम लोग किस तरीके से टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोगों को बेसिकली दो मैकेनिज्म डिस्कस करना होता है सबसे मेजरली, और जैसे तुम्हारे एनसीईआरटी में क्लास 12 का सबसे जो पहला टॉपिक है वो अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड वाला पार्ट तो हम लोग अलग से डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी, और उसके बाद अगला टॉपिक है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड है जैसे अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड टॉपिक है, अराइल हैलाइड का मतलब हो गया बेंजीन वाले पार्ट के ऊपर हम लोग का हेलोजन वाला पार्ट होगा, और दूसरा टॉपिक में अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर वाला पार्ट। तो जो फिनॉल वाला पार्ट है ये भी हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। तो इस केस में ये जो अराइल हैलाइड है और ये जो फिनॉल है, ये एरोमेटिक कंपाउंड का डिस्कशन हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। शायद सबसे शुरुआत में एक दिन डिस्कशन किया भी था। कभी तुम लोग को बताया कि पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म का ओवरव्यू बताया कि हम लोग किस तरीके से डिस्कशन करेंगे टॉपिक का? क्लास में बताया नहीं बताया, जल्दी बोलो। यस सर, यस एक दिन सर। खाली बता वही चुके बताए हैं थे। क्या? मैंने एक दिन ऐसे ही पार हो गया था पूरा वही बताने में हाँ सर। मतलब क्या क्या टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो जो अराइल हैलाइड और फिनॉल वाला पार्ट है इस चीज़ को हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर डील करेंगे। तो जब एरोमेटिक कंपाउंड डिस्कस करेंगे तो अराइल हैलाइड अलग से एक टॉपिक आएगा वहाँ पे, और फिनॉल अलग से एक टॉपिक आएगा, लेकिन सारा एरोमेटिक कंपाउंड का रिएक्शन एक ही जगह ऑलमोस्ट डिस्कस कर रहे होंगे हम लोग। लेकिन ये दोनों टॉपिक जो है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब, तो चैप्टर नंबर 1-2 टाइप से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जैसे दो तरह का रिएक्शन है, एक तो हम लोग का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जिसको SN से डिनोट किया जाता है, जहाँ पे N वाला पार्ट न्यूक्लियोफिलिक को रिप्रेजेंट कर रहा और S वाला पार्ट सब्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक तरह का पार्ट होगा, और दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम लोग के पास 3 रिएक्शंस है जो हम लोग को डिस्कस करना है। सबसे पहला रिएक्शन SN1 डिस्कस करेंगे हम लोग, दूसरा रिएक्शन SN2 डिस्कस करेंगे, और तीसरा रिएक्शन हम लोग SNI डिस्कस करेंगे। ये 3 रिएक्शन जो हम लोग को डिस्कस करना होगा। सिमिलर टाइप से एलिमिनेशन वाले पार्ट में सबसे पहला रिएक्शन जो हम लोग डिस्कस करेंगे E1 रिएक्शन, फिर उसके बाद E2 रिएक्शन, और एक और रिएक्शन होता है E1CB। और मैकेनिज्म तो और भी होते हैं, EI भी है, SNNGP रिएक्शन भी है, बट वो सब तुम्हारे स्कोप में नहीं है। तो ये जो 6 रिएक्शंस है, इन सब रिएक्शंस वाले पार्ट में हम लोग SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, ये दोनों के दोनों रिएक्शन सबसे पहले डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद E1, E2, E1CB, इस चीज़ को जनरलाइज वे में डिस्कस करेंगे। और इन दोनों के डिस्कशन के बाद फिर हम लोग वापस आएंगे इस टॉपिक वाले पार्ट में। ऑल्दो एक चीज़ है कि सब्स्टिट्यूशन हो या एलिमिनेशन हो, इन जनरल अल्काइल हैलाइड वाला पार्ट रिपीट होता जाता है, बार बार रिपीट होता चला जाता है। लेकिन बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं अल्काइल हैलाइड के जो हम लोग इस टॉपिक को खत्म होने के बाद एक ही बार उस टॉपिक के हेडिंग के फॉर्मेट में आराम से डिस्कस कर सकते हैं। तो पहले हम लोग अल्काइल हैलाइड को एज अ रिएक्टेंट लेते हुए सब्स्टिट्यूशन और उसके बाद एलिमिनेशन में SN1, SN2, E1, E2, E1CB डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग
अल्काइल हैलाइड करके एक टॉपिक डलवाएंगे, उसमें और जो भी रिएक्शन बचे रह गए होगा वो भी SN1 SN2 E1 E2 में से ही कोई और, लेकिन जो टॉपिक बचे रह गए उन सब का रिएक्शंस लिखवाएंगे। फिर अल्कोहल फिनॉल इथर वाले पार्ट का रिएक्शंस मेंशन कराएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग सबसे लास्ट में जब दोनों टॉपिक खत्म हो गया तो उसके बाद हम लोग कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन में अल्कोहल इथर अल्काइल हैलाइड इन सब का मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन एक दिन अप्रोक्सीमेटली प्रैक्टिस करेंगे। तो ये काफ़ी लंबा टाइप का चीज़ है, और क्योंकि हम लोग पहली बार रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं तो अभी शुरुआत में बिल्कुल धीरे धीरे चीज़ों को मेंशन करते जाएंगे, और जैसे जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म आगे जाएगा दो चीज़ें होंगी, आइदर तुमको ज़्यादा अच्छे से सब कुछ समझ में आता जाएगा अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो, और नहीं तो टाइम के साथ धीरे धीरे सब खत्म होता चला जाएगा। तो अभी से एक महीने बाद एग्जैक्टली केवल एक महीने बाद आइदर तुमको बहुत मजा आने लगेगा, और नहीं तो तुमको बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो अगर होमवर्क देंगे और सेम डे उसको प्रैक्टिस नहीं किए तो भगवान भी तुम्हारा भला नहीं करेगा, ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा, क्योंकि ये 12th क्लास में पैटर्न दिख रहा है अभी, ये हर साल दिखता है। जैसे जो हम लोग जेई मेंस का पैटर्न का एग्जाम लेते थे तो इन जनरल हर एक लोगों का जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आर बैच में सब लोगों का 140 से 170 के बीच में मार्क्स आ रहा था। इस बार प्रॉपरली रिएक्शन मैकेनिज्म का टॉपिक आया था टेस्ट में, तो उन लोग का सब का मार्क्स अप्रोक्सीमेटली 20-25 नंबर बढ़ गया है। मतलब हाईएस्ट मार्क्स इस बार 200 हो गया, सेकंड हाईएस्ट मार्क्स 183 हो गया, जिसका 183 आया उसका पिछले सारे एग्जाम में 167 168 167 168 आ रहा था, उसका भी 20 नंबर बढ़ गया। तो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगा तो थियोरेटिकल टॉपिक है, अगर इस चीज़ को ढंग से कैच करते गए, प्रॉपरली सीक्वेंस में कैच करते गए तो टॉपिक अपने आप इम्प्रूव होता चला जाएगा। और अगर नहीं एक बार भी सीक्वेंस पकड़ा, मतलब प्रैक्टिस नहीं किया, एक भी दिन छोड़ा, तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ लिंक्ड है। ये चीज़ तुम लोग को मैकेनिक्स में समझ में आता होगा, मैकेनिक्स पढ़ रखा है तो तुमको मालूम है कि मैकेनिक्स में अगर बीच का एक भी टॉपिक गायब हुआ, मान लो कि काइनेमेटिक्स गायब हो गया तो आगे का सब गायब हो जाएगा। अगर तुम्हारा ये क्या बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन गायब होगा तो रोटेशन नहीं कर सकते, वर्क और एनर्जी गायब होगा तो भी रोटेशन नहीं कर सकते। तो ऑलमोस्ट ऐसा समझ लो कि रिएक्शन मैकेनिज्म में जैसे जैसे आगे जाएंगे पुराने टॉपिक्स तो काम के होंगे ही होंगे, उनको तो छोड़ ही नहीं सकते। और उसके अलावा हम लोग जैसे जैसे आगे जाएंगे तो मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चंस आते चले जाएंगे, तुमको बेसिक्स इसमें क्लियर करके रखना ही रखना होगा। आराम से काम करेंगे शुरू के ये चार मतलब 5-6 टॉपिक्स में, इसमें कोई हड़बड़ी नहीं होगा। बट एक बार ये चीज़ क्लियर हो गया तो उसके बाद हम लोग का स्पीड आराम से बढ़ता चला जाएगा, पुरानी चीज़ें ही हम लोग रिपीट करते चले जाएंगे। जब पुरानी चीज़ें रिपीट करना शुरू करेंगे तो उसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं देने वाले हैं। जब पहली बार कुछ नया चीज़ आएगा तो टाइम देंगे, बट जब दोबारा आएगा वो चीज़ टाइम नहीं देंगे, हम लोग तेज़ी से उस चीज़ को कवर करते चले जाएंगे। शुरू के एक महीने में सिलेबस धीरे लगेगा तुमको, बट अभी से लेके अप्रॉक्सीमेटली 2.5 महीने मतलब अगस्त अभी ठीक है, अगस्त में तो हम लोग 15 तारीख से शुरू कर चुके थे, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर में तुम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लगातार 2.5 महीने क्लास चलेगा तो कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारा अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएगा। तो 2.5 महीने का सिलेबस हम लोग को फॉलो करना है यहाँ से, ठीक है। तो अपने कॉपी में सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में हम लोग को हेडिंग डालना है SN1 रिएक्शन, हेडिंग डाल दो SN1। सबसे पहले कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स है जिसको नोट डाउन करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म का डिस्कशन करेंगे। मतलब पहले थियोरेटिकल पॉइंट, फिर एक रिएक्शन, फिर कुछ मैकेनिज्म, फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स, और उसके बाद फिर हम लोग आगे उनके एग्जांपल्स वाले पार्ट पे आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो नोट डाउन करना है, नोट करो। इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो एक चीज बताइए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, क्या सुन रखा है? जो 2-3 स्टेप में होता है। जो 2-3 स्टेप में होता है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वाला पार्ट है, मतलब मिनिमम 2 स्टेप तो होगा ही होगा, पहला चीज। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन टेक्स प्लेस therefore कार्बोकेटायन rearrangement may take place, therefore कार्बोकेटायन rearrangement may take place। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है इसलिए कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट आराम से हो सकता है। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होगा। और इसी में एक और पॉइंट लोग नोट कर सकते, चलो ठीक है उस पॉइंट को यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद रिएक्शन वाले पार्ट पे आते हैं हम लोग।
चलो ध्यान दो। जैसे इन जनरल मान लो ऐसा दे रखा है कंपाउंड कि आर वाले पार्ट के साथ एक लिविंग ग्रुप है। अगर इसका रिएक्शन हम लोग न्यूक्लियोफाइल के साथ करा रहे हैं, तो जैसे 10th क्लास में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो नहीं सुना था बट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सुना था, ऐसा जिंक वाला पार्ट का रिएक्शन, या फिर पहले कॉपर सल्फेट लिख देते हैं। कॉपर सल्फेट वाले पार्ट का रिएक्शन अगर हम लोग जिंक के साथ कराते हैं तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोग को जिंक सल्फेट मिलता है और साथ ही साथ कॉपर मिलता है। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या कि ये जो जिंक वाला पार्ट है इस कॉपर वाले पार्ट को डिस्प्लेस करके इसको हटा दिया, तो अपना जिंक सल्फेट मिल गया। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब बेसिकली, सब्स्टिट्यूशन का मतलब हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ग्रुप को। तो ये जो आर के साथ लिविंग ग्रुप है और न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट इस कार्बन चेन में जाएगा और यहाँ से लिविंग ग्रुप वाले पार्ट को सब्स्टिट्यूट करेगा। अब वो सब्स्टिट्यूशन जो है वो डायरेक्टली हो रहा है कि 2 स्टेप में हो रहा है कि 10 स्टेप में हो रहा है, जैसा भी हो, बट सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। मतलब बेसिकली हम लोगों का जब भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो एक ग्रुप जो ज़्यादा रिएक्टिव है, 10th क्लास में ये चीज़ पढ़ा था ना कि ज़्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। तो जो सब्स्टिट्यूशन है वो भी बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ही रिएक्शन है। ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा है या सब्स्टिट्यूट कर रहा है। मतलब प्रोडक्ट वाले पार्ट में आर के साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा और लिविंग ग्रुप हट जाएगा। और ये चीज़ तुम लोग को डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि एक्चुअल में लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल दोनों बेस होता है। जैसे एक रिएक्शन ऐसा मेंशन कर सकते हैं, आर के साथ बी आर और इसका रिएक्शन ओ एच माइनस के साथ कराए, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में आर के साथ हम लोग का ओ एच माइनस अटैच हो जाएगा। तो बी आर माइनस जब हटेगा तो बेसिकली उसका जो चार्ज है वो न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि बी आर माइनस हटा और ओ एच माइनस आ गया तो कार्बन चेन पहले पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए था, वो हट नॉर्मली रह गया। तो अपना ओ एच माइनस भी एक बेस है और बी आर माइनस भी एक बेस है, बट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस ओ एच माइनस है। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पार्ट लेस स्ट्रॉन्गर पार्ट वाले पार्ट को रिप्लेस कर रहा है यहाँ पे, इसी चीज़ को हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल रहे हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और ये पूरा का पूरा जो रिएक्शन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये तुम्हारे बेसिक स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी इन्हीं चीज़ को रिलेट करता है और ज़्यादा कुछ सोचना नहीं होता। इनफैक्ट आगे जाने के बाद जब ग्रिग्नार्ड रीजन का डिस्कशन करेंगे तो वहाँ एक छोटा सा पॉइंट आएगा। इन जनरल हम लोग सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन सोचते हैं क्योंकि इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होता है। जब भी किसी सवाल में एकदम है ना कि कुछ नहीं समझ में, रिएजेंट पता ही नहीं चल रहा, मतलब एक छोटा सा, मतलब बोल सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र टाइप की चीज़ है कि रिएक्शन देख के रिएजेंट पता ही नहीं चल रहा कि ऐसा कहीं रिएजेंट देखे हैं, तो सीधा एसिड बेस रिएक्शन सोचना। हमेशा वो सबसे एलिमेंट्री स्टेप से शुरू करना कि एसिड बेस रिएक्शन अगर होता तो क्या होता। तो वहां से तुमको शायद कुछ तरीका मिल जाएगा, ऑल्दो तुम्हारे पास 1 ही मिनट का टाइम है, तुम सजेशन देंगे, क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाना। जो और सबसे लास्ट में टाइम मिलेगा तब उसमें इस चीज़ को अटेम्प्ट करना, बट अदरवाइज हमेशा अगर रिएजेंट एकदम नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा रिएजेंट तो देखे ही नहीं है, पता नहीं क्या है, तो एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू स्टेप को आगे फॉरवर्ड करना, आराम से सवाल बन जाएगा। तो जैसे अगर मान लो हम लोग रिएक्शन की बात करते हैं, तो रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोग का जो आर के साथ न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट है, सॉरी लिविंग ग्रुप वाला पार्ट है, वो हटा, उसके जगह पे न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट अटैच हो गया। ये तो अपना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन हुआ। लेकिन ये जो कन्वर्जन है ये एग्जैक्टली किस तरीके से हो रहा है, अगर इस चीज़ की बात करें हम लोग, तो इन सब के स्टेप्स को जब मेंशन करेंगे, इसी चीज़ को हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म बोला करते हैं। तो ओवरऑल एक रिएक्शन के टाइम पे क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप्स को जब हम लोग मेंशन करना शुरू करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन मैकेनिज्म। तो अपने रिएक्टेंट वाले पार्ट में आर के साथ लिविंग ग्रुप है, तो सबसे पहला स्टेप, ये सबसे पहला स्टेप ध्यान रखना होगा। सबसे पहला स्टेप, जैसे मान लो एक बॉन्ड को ब्रेक करना है, ये हम लोग शायद से कभी रेजोनेंस में भी डिस्कस कर चुके हैं या फिर केमिकल बॉन्डिंग में भी इस तरह का चीज़ आता है और बचपन में ये चीज़ सुना है। अगर एक बॉन्ड को ब्रेक करना है तो इस बॉन्ड के अंदर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पॉसिबिलिटी है ब्रेक करने का। आइदर ये सीधा बॉन्ड ब्रेक हो गया और इस चीज़ को हम लोग होमोलिसिस बोलते हैं, या फिर हेट्रोलिटिक सॉरी होमोलिटिक फिजन बोलते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं। तो जब ए बी वाला पार्ट का बॉन्ड ब्रेक हुआ और दोनों इलेक्ट्रॉन्स का हम लोग होमोलिटिक फिजन कराए, तो दोनों एटम्स के ऊपर अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस चले जाएंगे। लेकिन एक और भी तरीका होता है, अगर ए और बी के बीच में बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा तो इस केस में हम लोगों का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कोई एक एटम लेके हट सकता है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो लेके हटना चाहेगा। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम लेके हटा तो बी का अपना इलेक्ट्रॉन वापस आ गया और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से भी लेके आ गया, मतलब यहाँ माइनस चार्ज, और एक का इलेक्ट्रॉन लूज हो गया मतलब प्लस चार्ज। तो आराम से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि बॉन्ड का अनइक्वल डिवीजन हो रहा, तो यहाँ पे हेट्रोलिसिस या हेट्रोलिटिक फिजन या हेट्रोलिटिक क्लीवेज वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो जब आर के साथ लिविंग ग्रुप वाले पार्ट के बॉन्ड को ब्रेक करना है
तो इसके बॉन्ड के ब्रेकिंग के टाइम पे इसी तरीके का हेट्रोलिसिस होता है। और हेट्रोलिसिस को हम लोग ऐसे ही डिनोट कर सकते हैं कि यहाँ का जो बॉन्ड है ये ब्रेक होकर के लिविंग ग्रुप पे जा रहा है। ऐसा ही स्टेप रेजोनेंस में भी मेंशन किया हुआ रहता है तुम लोगों के साथ। तो आर के साथ जो लिविंग ग्रुप का बॉन्ड है इसको ब्रेक करके एग्जैक्टली लिविंग ग्रुप के ऊपर डाला, मतलब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को उठा करके हम लोग लिविंग ग्रुप पे डाल रहे हैं। तो इस केस में हम लोग का यहाँ से हेट्रोलिटिक फिजन होगा, आर प्लस का फॉर्मेशन होगा, साथ ही साथ लिविंग ग्रुप माइनस चार्ज का फॉर्मेशन होगा। अगर हम लोग इस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल को इंट्रोड्यूस कर दें तो न्यूक्लियोफाइल को हम नेगेटिवली चार्ज मेंशन कर रहे हैं, बट न्यूट्रल भी हो सकते हैं, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो न्यूक्लियोफाइल वाला जो पार्ट है, अगर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो इसका मतलब वैकेंट ऑर्बिटल होगा, तो आराम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी में होगा। तो इस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट आराम से इस कार्बन चेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके वापस से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करना चाहेगा। और क्योंकि एक प्लस चार्ज है तो जब इलेक्ट्रॉन आया तो उसका प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट जब डोनेट किया तो उसका नेगेटिव चार्ज भी न्यूट्रलाइज हो गया। इसका मतलब ओवरऑल हम लोग आराम से पूरे कंपाउंड को एक न्यूट्रल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा लिखने का एक तरीका हो सकता है। तो जो कार्बन के साथ लिविंग ग्रुप वाला जो पार्ट है उसके बॉन्ड को हम लोग आराम से न्यूक्लियोफाइल के साथ मतलब बॉन्ड को ब्रेक करके आराम से उसको न्यूक्लियोफाइल वाले पार्ट के साथ अटैच कर रहे हैं। इस पूरे रिएक्शन को जहाँ पे दो स्टेप में रिएक्शन हुआ, पहला स्टेप कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हुआ, दूसरा स्टेप कार्बोकटायन और न्यूक्लियोफाइल का ये कॉम्बिनेशन हुआ। इस चीज़ को हम लोग ओवरऑल SN1 रिएक्शन वाले पार्ट का ये बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं, पहला चीज़। दूसरा, इस रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोगों के पास आर के साथ लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, जबकि दूसरे स्टेप में हम लोग सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करा रहे हैं। तो जैसे एक चीज़ सोच के देख सकते हैं कि बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना तो ज़्यादा मुश्किल स्टेप कौन सा है या फिर एनर्जी किस में लगेगा। तो जैसे केमिकल बॉन्डिंग में इस चीज़ को हम लोग डिस्कशन किए होते हैं कि बॉन्ड का जो ब्रेकिंग होता है या बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि बॉन्ड बनता है तो स्टेबिलिटी बढ़ता है। जब भी स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा, हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ा मतलब एनर्जी डिक्रीज किया। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन एनर्जी वाले पार्ट को लोअर कर रहा है। तो अगर हाइयर से हम लोग लोअर में आ रहे हैं इसका मतलब एनर्जी बाहर निकलेगा सिस्टम से। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, हाइयर एनर्जी से लोअर एनर्जी में है तो एनर्जी सिस्टम से बाहर निकला। तो जब बॉन्ड बना तो एनर्जी सिस्टम से बाहर निकल रहा है, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जबकि पहले वाले स्टेप में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है तो बॉन्ड का ब्रेकिंग इंडोथर्मिक है। और वैसे ही बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को ब्रेक करते हैं तो फोर्स लगाना पड़ता है या फिर एनर्जी देना पड़ता है। तो जो बॉन्ड का ब्रेकिंग है वो इंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो टाइम मिलेगा एनर्जी एब्जॉर्ब करने में बेसिकली। इसका मतलब पहले स्टेप में हम लोगों का एक स्टेबल सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और एक अनस्टेबल कार्बोकटायन में कन्वर्ट हो रहा है। जब ब्रेक कर रहा है तो उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, प्लस एक स्टेबल पार्ट अनस्टेबल में कन्वर्ट हो रहा है तो टाइम भी लेना चाहेगा थोड़ा। इसका मतलब ये पूरे रिएक्शन वाले पार्ट के दोनों स्टेप में थोड़ा स्लो स्टेप है। और जो अपना स्लो स्टेप होता है वही चीज़ एग्जैक्टली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। तो अपने दोनों स्टेप में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा, बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा। बॉन्ड का ब्रेकिंग स्लो स्टेप है, बॉन्ड का फॉर्मेशन फास्ट स्टेप होगा। और जो अपना स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन है वही अपना RDS निकल के आता है। इस चीज़ को हम लोग SN1 रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म आराम से बोल सकते हैं। नोट कर लो, ऊपर का रिएक्शन नोट कर लो और ये वाले पार्ट को नोट नहीं करना है। ऊपर का रिएक्शन नोट कर लो और नीचे के मैकेनिज्म को नोट कर लो। कितना बज गया अभी, इतना सन्नाटा का है मार्केट में। ओहो हो, चलो नोट करो इस चीज़ को। आज के लिए हम लोग यहीं पे क्लास पे रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में SN1 रिएक्शन अपना कंप्लीट हो जाएगा। SN1 में स्टीरियो केमिस्ट्री रिएक्शन उसके एग्जांपल्स ये सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएंगी, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1। फिर उसके बाद एक लेक्चर में SN2 रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक लेक्चर में हम लोग E1 रिएक्शन वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे, E2 का डिस्कशन करेंगे और E1 प्लस E2 मिला के उसके स्टीरियो केमिस्ट्री को मिला करके एक लेक्चर लगेगा विद क्वेश्चन। तो मोस्टली 5 दिन में SN1 SN2 E1 E2 ये चारों टॉपिक खत्म होगा, बट केवल ये रिएक्शन का मैकेनिज्म खत्म होगा। उसके बाद हम लोग का रिएक्शंस वाला पार्ट रिपीटेड फॉर्म में चलता चला जाएगा। उसके बाद एक्चुअल में टाइम लगेगा हम लोग को क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने में। बेसिक्स हम लोग इन 5 दिन में आराम से कवर कर सकते हैं। कोई डाउट है इस केस में तो पूछ सकते हैं आराम से।
चलो अगर डाउट नहीं है तो फिर आज के लिए यहीं पे क्लास एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आराम से कंटिन्यू करते हैं फिर हम लोग। ध्यान रखना जिसको भी डाउट होगा उन डाउट को ग्रुप में डाल देना, क्लास से पहले जस्ट डिस्कस कर लिया करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा।